बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट टाइम हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के ऊपर डिस्कस किया था और पूरा हमने बॉटनी सेक्शन कंप्लीट कर लिया और मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ भी गया होगा। अच्छा, आज से हम थोड़ी सी एनिमल के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है जो रिप्रोडक्शन है वो सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए जो है वो असेंशियल नहीं होती, ज़रूरी नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। फॉर सपोज करो कि हमारे पास ये एक ऑर्गेनाइज्म है, ठीक है, ये खूबसूरत सा हमारे पास एक इंसान है। अगर इस इंसान के अंदर से मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम निकाल दूँ तो इसकी डेथ हो जाएगी। अगर मैं इसका यूरिनरी सिस्टम निकाल दूँ तो इसकी डेथ हो जाएगी। सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये वो सिस्टम है जो कि अगर इसकी बॉडी के निकाल दिए जाएँ तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम निकाल देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ तो इसकी बॉडी सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये वाला जो ऑर्गेनाइज्म है ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। एक ना एक दिन तो इसे मरना है और जब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा तो ये अपनी स्पीशी को भी प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, अपने नंबर को आगे नहीं बढ़ा सकेगा। तो यानी कि इसकी स्पीशी जो है वो एक दिन ऐसा आएगा जब ये मर जाएगा तो ये खुद खत्म हो जाएगा। आगे तो वैसे इसने स्पीशी को प्रोड्यूस नहीं किया, तो इस तरह से ये इसकी जो स्पीशी है वो कंप्लीट क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर एक बार ये स्टॉप हो जाए तो इससे क्या होगा, जो नए हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे और एक दिन ऐसा आएगा इसकी स्पीशी जो है वो कंप्लीट क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, हमारे पास हमने चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमलिया के अंदर, या जिसे न्यू बुक में डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स के एनिमल्स लिखा गया है, तो उसके अंदर आपने देखा था हमने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनाइजम्स के ऊपर डिस्कस किया था और हर लिविंग ऑर्गेनाइजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन जितने भी मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनाइजम्स के अंदर जो मुख्तलिफ मोड है रिप्रोडक्शन के, हमने उनको दो मेन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों के ऊपर मैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस जो है इस बार हम दोबारा से करेंगे और फिर जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एक नया ऑर्गेनाइज्म बने एक पेरेंट से और उस पेरेंट से ना तो गैमेट्स हो, ना तो मैटिंग हो, ना तो फर्टिलाइजेशन हो, ऐसा कुछ भी ना हो। सिर्फ क्या हो, हमारे पास एक पेरेंट की बॉडी हो और इससे एक नया ऑर्गेनाइज्म बन जाए, न्यू वन बन जाए। और ये जो न्यू वन बने ये अपने पेरेंट से क्या करे, रिसेंबल करे। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एसी रिप्रोडक्शन, जिसमें एक नया ऑर्गेनाइज्म बन रहा है सिर्फ एक पेरेंट से और इसके अंदर किसी भी यूनियन की, मैटिंग मीन्स के मेल फीमेल की यूनियन की जरूरत नहीं होती, गैमेट्स की ज़रूरत भी नहीं होती, अपोजिट गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती, यानी दो गैमेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसके अंदर किसी भी किस्म की फर्टिलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये कहता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें जितने भी बच्चे होते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं, रिसेंबल करते हैं, क्योंकि उनके सारे बच्चे जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं। लाजमी नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनाइजम है उनके अंदर बस यही रिप्रोडक्शन पाई जाती हो, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन हमारे पास ये है। एक है फियन, दूसरी है क्लोनिंग, तीसरी बडिंग, चौथी रीजनरेशन और पांचवी पार्थिनोजेनेसिस। अच्छा, क्लोनिंग के ऊपर मैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, तो वहाँ से जाके आप लोग इसको पढ़ लेना। बाकी ये जो चार हैं वो हम यहीं पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। भाई, सबसे पहली जो है वो हमारे पास फिशन है। बहुत आसान सी डिवीजन है, बहुत आसान सी रिप्रोडक्शन है। देखिए, ये हमारे पास एक एमीबा की बॉडी है। सबसे पहले क्या होगा कि जो एमीबा की बॉडी के अंदर मौजूद उसका जो न्यूक्लियस है, उसके जो जेनेटिक मटेरियल है वो आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड होगा। यहाँ पे देखो डिवाइड होने की ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीट क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है दो हिस्सों के अंदर। ठीक है। अच्छा, उस इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो? इसे कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। जैसे कैरियोकाइनेसिस हो जाती है तो अगला जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो इसको क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो यानी कि ये ऐसी रिप्रोडक्शन है, बहुत सिंपल है, जिसमें पेरेंट की बॉडी जो है वो दो हिस्सों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन दो हिस्सों में जो डिवाइड होती है वो दो इवेंट्स के जरिए होती है। इसमें जो पहला इवेंट होता है वो कैरियोकाइनेसिस का, यानी पहले इनका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और जो दूसरा इवेंट होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस का, यानी फिर इनका क्या डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म।
और इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे कितने ऑर्गेनिज्म बन गए, 2 ऑर्गेनिज्म बन गए। अच्छा, और हमने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो मैटिंग, फर्टिलाइजेशन, गैमेट इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बॉडी भी एक होती है, बच्चे भी पेरेंट्स से रिसेंबल करते हैं। तो आप यहाँ पे देख लें, एक ही बॉडी है पेरेंट की, नो गैमेट्स, नो फर्टिलाइजेशन, नो मैटिंग, नो यूनियन, और जो बच्चे बन रहे हैं वो पेरेंट्स से क्या कर रहे हैं, रिसेंबल कर रहे हैं। अच्छा देखो, अगर पेरेंट की बॉडी एक एक है और वो दो में डिवाइड होगी तो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी मीन्स टू, यानी दो सेल बन रहे हैं तो बाइनरी फिजन। अगर पेरेंट की बॉडी बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड होती है, देखिए हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये डिवाइड हुआ है बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर, ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और उनके ऊपर कवरिंग चढ़ी हुई है। अब क्या होगा, ये हर न्यूक्लियस जो है बड़ा होके एक नया सेल बना लेगा ना। तो इस ये भी बडिंग, ये भी हमारे पास फिजन ही है, लेकिन इसको बाइनरी फिजन नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा मल्टीपल फिजन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे सेल बन रहे हैं। और जो मल्टीपल फिजन है ये ज़्यादातर किसके अंदर पाई जाती है, प्लाज्मोडियम के अंदर, आप याद रखना। ठीक है, और जो बाइनरी फिजन है ये एमीबा के अंदर पाई जाती है, पैरामीशियम के अंदर पाई जाती है, इस तरह से। तो ये कहता है एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट की जो बॉडी है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है और एक पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इस रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने बताया दो इवेंट्स आते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। अगर पेरेंट की बॉडी दो पार्ट्स के अंदर या दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो रही है तो इसे बाइनरी फिशन कहते हैं। अगर दो से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रही है तो इसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। और मैंने बताया कि इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन है वो एमीबा, पैरामीशियम और जो प्लाज्मोडियम के अंदर पाई जाती है। बाज़ औक़ात कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि इन तीनों के अंदर कौन सी मोड होती है रिप्रोडक्शन की, तो वो फिजन होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है रीजनरेशन। बहुत आसान सी रिप्रोडक्शन है। अच्छा, ये वाली जो रिप्रोडक्शन होती है ना, ये एक्सीडेंटली होती है, नॉर्मल इस तरह की रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होती। आपने अमूमन वॉर्म्स को देखा होगा, जिस तरह से यहाँ पे आपको एक अर्थ वॉर्म दिखाया जा रहा है जो कि एक सेगमेंटेड वॉर्म होता है। अब होता ये है कि एक्सीडेंटली अगर इसकी बॉडी का कोई पार्ट मिस हो जाए, कोई पार्ट कट जाए, ठीक है, फॉर सपोज करो ये इसका हेड है और ये जो है इसकी टेल है, जिसे पैगिडियम भी कहा जाता है। होता यह है कि अगर एक्सीडेंटली इसकी बॉडी का पार्ट यहाँ से कट जाता है, बीच से कट जाता है, तो इसके हेड के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो नई पूंछ बना लेता है, टेल बना लेता है। और टेल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो नया क्या बना लेता है, हेड बना लेता है। और इस तरह से आपके दो वॉर्म्स जो हैं वो दोबारा से बन जाते हैं। एक से कितने बन गए, दो बन गए। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। अच्छा, ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका जो बॉडी के अंदर जो सेल पाए जाते हैं ना बेटा, वो सारे के सेल क्या होते हैं, टोटीपोटेंट होते हैं। ठीक है, टोटीपोटेंट से क्या मुराद होता है, टोटीपोटेंट से मुराद होता है कि हर सेल के पास ये पोटेंशियल होता है कि वो डिवाइड करे और आपको कंप्लीट नया टिश्यू या कंप्लीट नया ऑर्गन बना के दे। ऐसे सेलों को टोटीपोटेंट कहा जाता है। प्लांट की बॉडी के अंदर भी मोस्टली जितने सेल होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं। तो आपने देखा होगा अगर कोई इसका पार्ट कट जाता है तो वहीं से फिर नई स्टेम ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती हैं। सेम ये जो है एनिमल्स के अंदर भी होता है और मोस्टली ये किसके साथ होता है, इंसेक्ट्स के साथ होता है, सॉरी वॉर्म्स के साथ होता है। इट इज़ कॉमन इन द वॉर्म्स, वॉर्म्स के अंदर पाई जाती है जहाँ पे इनका हेड जो है नई पूंछ बना लेता है और जो पूंछ है वो दोबारा से नया हेड बना लेती है। अच्छा, उसके अलावा एकाइनोड्रम्स के अंदर भी ये प्रोसेस जो है रीजनरेशन वाला देखा गया है। एकाइनोड्रम्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन मेंबर आता है वो आपकी स्टार फिश है। अब ये मछली नहीं है, इसकी शेप स्टार की होती है, मेरा थोड़ा सा अजीब स्टार बन गया है। तो स्टार की वजह से उसको स्टार कहते हैं, फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी में रहती है, हालांकि ये ज़मीन पे भी आती है, वहाँ पे भी सर्वाइव करती है। बहरहाल मैं पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 10 के अंदर, किंगडम एनिमलिया के अंदर, तो वहाँ से जाके पढ़ लेना मैकेनिज्म। अच्छा, होता यह है कि जब स्टार फिश को रिप्रोडक्शन करनी होती है तो इसकी बॉडी बहुत सारे पीसीस के अंदर डिवाइड होती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे पीसीस के अंदर डिवाइड होगी और हर पीस जो है पानी के अंदर दोबारा से नई स्टार फिश बना लेता है। फॉर सपोज करो पांच, अगर ये स्टार हैं तो पांच के पांच अगर टूट जाते हैं तो पांच की पांच नई क्या बन जाती हैं, स्टार फिश बन जाती हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। अच्छा, स्पंज के अंदर भी ऐसा होता है। जो फाइलम पोरीफेरा हमने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 10 के अंदर, तो उसका एक मेंबर हमने पढ़ा था स्पंज, जो कि आपको नीचे नजर आ रहा है। स्पंज की बॉडी भी बहुत सारे पीसीस के अंदर डिवाइड होती है, फ्रेगमेंट्स के अंदर, और फिर हर फ्रेगमेंट जो है वो बड़ा होकर दोबारा से स्पंज बना लेते हैं। लेकिन हम उसको रीजनरेशन नहीं कहते, हम उसको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये आपने याद रखना है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। तो फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पंज की बॉडी बहुत सारे पीसीस के अंदर डिवाइड होती है, फ्रेगमेंट के अंदर, और जो हर पीस है वो दोबारा से ग्रो करके एक नई स्पंज बना लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, हमारे पास सबसे जो टिपिकल टाइप है रिप्रोडक्शन की, जो कि पीएमसी की टेस्ट में पूछी भी जाती है, वो है पार्थिनोजेनेसिस। ये एक ऐसी रिप्रोडक्शन की टाइप है वाहिद
जो कि एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। मैं समझाता हूँ कैसे। ये नीचे आपको वास्प नजर आ रही है, ठीक है, इसको वास्प कहा जाता है। इस वास्प की जो फीमेल होती है ना, आपने याद रखना है, वो हमेशा डिप्लॉयड होती है, ये जहन में बिठा लो। और इसका जो मेल होता है ना, वो हमेशा हैप्लॉयड होता है। अच्छा, अब इसकी जो वास्प की जो फीमेल है, ये जो डिप्लॉयड है, ये क्या करती है, इसकी बॉडी के अंदर होती है मियोसिस। आप सब लोगों को पता है कि जब भी मियोसिस होगी तो क्रोमोसोम्स का नंबर 2n से क्या बन जाता है, n बन जाता है ना, हाफ हो जाता है। हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है और माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है। तो इसकी जो डिप्लॉयड फीमेल है, मिसाल के तौर पर इसके अंदर अगर 20 क्रोमोसोम्स हैं, तो इसके अंदर मियोसिस होती है तो इसके हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, n हो जाएगा। तो वहां से देखो ये 2 अंडे बने हैं, 2 एग्स बने हैं। अब होगा क्या कि ये जो एग्स हैं ये डेवलप हो जाएंगे किसके अंदर, हैप्लॉइड मेल के अंदर। तो यानी कि आप क्या देख रहे हो कि कोई फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हुई, कोई दूसरा पेरेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैटिंग नहीं हुई, यूनियन नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। जस्ट एक फीमेल थी डिप्लॉयड जिसकी बॉडी में मियोसिस हुई, उससे अंडे निकले जो कि हैप्लॉइड थे। ये अंडे डेवलप होकर इन्होंने क्या बना लिया, हैप्लॉइड मेल बना लिया, ठीक है। ये हुआ एसेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन का। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब ये मेल बड़े हुए, इन मेल को यहाँ लेके आओ, ठीक है, ये मेल बड़े हो गए, यहाँ पे आ गए मेल। तो हैप्लॉइड मेल, मैंने आपको बताया कि इनका मेल जो है वो हमेशा हैप्लॉइड होगा। यहाँ पे जो इसकी फीमेल है वो क्या होती है, हमेशा डिप्लॉयड होती है। अच्छा, फीमेल की बॉडी के अंदर दोबारा क्या होगी, मियोसिस होगी, और मियोसिस के नतीजे में क्या बनेंगे, अंडे बनेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पे जो मेल है उसके अंदर अब मियोसिस नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसका क्रोमोसोम्स का नंबर ऑलरेडी क्या है, हाफ है। तो इसके अंदर जस्ट एक सिंपल डिवीजन होगी जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। तो माइटोसिस की मदद से इसकी बॉडी के अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पर्म्स बन चुके हैं। अब होगा क्या कि ये स्पर्म एंड ओवम आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे, और इस तरह से दोबारा से क्या बन जाएंगी, डिप्लॉयड फीमेल्स बन जाएंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोबारा से क्या बन गए, डिप्लॉयड फीमेल्स। लेकिन यहाँ पे बाकायदे प्रॉपर आपको फर्टिलाइजेशन नजर आ रही है, दो अपोजिट पेरेंट नजर आ रहे हैं, दो अपोजिट गैमेट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको ओवम नजर आ रहे हैं, एग नजर आ रहे हैं, यहाँ पे स्पर्म नजर आ रहे हैं। ये दोनों आपस में फ्यूज होकर दोबारा से क्या बना रहे हैं, डिप्लॉयड फीमेल। अच्छा, अब इस डिप्लॉयड फीमेल ये दोबारा से क्या करेगी, अंडे देगी। वो अंडे डेवलप होकर दोबारा से क्या बनाएंगे, मेल बनाएंगे, ठीक है। अब ये मेल दोबारा से हैप्लॉयड स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, वो दोबारा से फीमेल के हैप्लॉयड ओवम के साथ फ्यूज होंगे, और ये साइकिल इसके अंदर चलती रहती है, कभी सेक्सुअल तो कभी एसेक्सुअल। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये कहता है कि इसको ऐसे सेक्सुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और दो पेरेंट हैं, फर्टिलाइजेशन हो रही है। एसेक्सुअल हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट भी है जो कि फीमेल है, वो अंडे दे रही है और वो अंडे डेवलप होकर दोबारा से एडल्ट मेल बना रहे हैं। इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादातर हम इंसेक्ट्स के अंदर देखते हैं, हनी बीज के अंदर देखते हैं, आंट्स के अंदर देखते हैं, कीड़े मकोड़ों के अंदर, और जो ये नीचे दिखाई जा रही है इसको वास्प कहा जाता है, इसके अंदर हम देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पार्थोजेनेसिस जो है वो समझ आ गई होगी। अच्छा, हमारे पास जो लास्ट मोड है रिप्रोडक्शन का वो है बडिंग। बहुत आसान सा मोड है। ये ज़्यादातर पाया जाता है हाइड्रा के अंदर, जो कि फाइलम नाइडेरिया का एक मेंबर है, ठीक है। स्पंज के अंदर भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज़्यादातर हाइड्रा के अंदर होता है, रिलेटेड हाइड्रा से होता है। और कोराल्स के अंदर, ये भी हाइड्रा का समझो भाई है, फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है। अच्छा, होता क्या है कि जब हाइड्रा को रिप्रोडक्शन करनी होती है तो ये अपनी बॉडी से एक छोटी सी आउटग्रोथ निकालता है। इस आउटग्रोथ को कहा जाता है बड, ठीक है। अब ये बड जो है अपने पेरेंट की बॉडी के साथ अटैच होता है। तब तक अटैच होता है जब तक ये नहीं समझता कि अगर मैं अपने पेरेंट की बॉडी से हटूंगा और मैं इंडिविजुअल सर्वाइव कर लूंगा, तब तक ये अपनी पेरेंट की बॉडी के साथ अटैच होगा। जब तक इसके अंदर स्पेशलाइज सेल, स्पेशलाइज टिश्यू, कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल नहीं आ जाता, अपनी पेरेंट की बॉडी के साथ चिपका रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे थर्ड स्टेप के अंदर देख सकते हैं। फोर्थ स्टेप के अंदर आप देख रहे हैं कि अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो चुका है, अलग हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट स्पेशलाइज सेल भी आ गए हैं, कंप्लीट स्पेशलाइज जेनेटिक मटेरियल भी आ गया है, टिश्यू भी आ गया है। अब ये सर्वाइव जो है वो कर सकता है। तो इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन है इसे क्या कहा जाता है, बडिंग कहा जाता है। ये कहता है कि इस टाइप की रिप्रोडक्शन के अंदर एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप होती है जिसे हम बड कहते हैं, और वो कहता है कि बड जो है वो बड़ा होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, और तब तक पेरेंट की बॉडी के साथ लगा रहता है जब तक स्पेशलाइज सेल और टिश्यू वगैरह ना ले ले। फिर पेरेंट की बॉडी से टूटेगा, अलग होगा और अच्छे तरीके से ग्रो करके दोबारा से हाइड्रा बना लेगा। इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन है वो हाइड्रा के अंदर ज़्यादातर पाई जाती है। कोराल्स के अंदर कुछ स्पंज के ऐसे मेंबर हैं जिनके अंदर बडिंग देखी गई है, वरना अभी मैंने आपको बताया कि स्पंज जो है वो मोस्टली फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस करती है।
मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, समझें अच्छे तरीके से। जहाँ प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आके मुझसे आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।